स्वागत है बच्चों आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का इतिहास। इसी तरह का बुक है, लिखा होगा अतीत से वर्तमान, देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हमारे जो बुक का नाम है अतीत से वर्तमान क्यों है। तो क्योंकि जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास होता ही क्या है, अतीत से वर्तमान का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो बीत गया है, और अतीत का मतलब भी होता है जो बीत गया है, यानी वैसे समय का अध्ययन हम लोग करते हैं इस विषय में जो बीत चुका है। ठीक है, इसलिए हमारे बुक का भी नाम क्या है, अतीत से वर्तमान। क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास क्या होता है, तो इतिहास जो है हमारा बीता हुआ समय है, उसी का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसी को इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास हमारा सामाजिक अध्ययन का पार्ट है। सामाजिक अध्ययन में 4 विषय होता है, बताए थे क्लास में, याद है? 4 विषय होता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र। तो क्लास 8 तक हम लोग का जो अर्थशास्त्र है वो नागरिक दोनों एक साथ मिला के मिलता है, लेकिन जब क्लास 9th में जाएंगे तो अर्थशास्त्र आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं इतिहास पे। तो इतिहास क्या होता है समझ गए। इतिहास जो है अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, अतीत का अध्ययन जिस विषय के माध्यम से हम लोग करते हैं उसे ही इतिहास कहते हैं। अतीत का तात्पर्य है बीती हुई कल, काल, यानी वैसा समय जो बीत गया, उसी के बारे में हम लोग जिस विषय में अध्ययन करेंगे वही इतिहास है ना। इतिहास को हम लोग कितने भागों में पढ़ते हैं, 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ये जरूरी क्यों होता है, तो पढ़ाई की सुविधा के लिए हम लोग इसको बांट देते हैं ताकि अध्ययन करने में, पढ़ाई करने में आसानी हो, सुविधा हो। ठीक है, तो इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन इतिहास जो होता है लगभग 750 ईस्वी से 750 ईस्वी तक होता है, शुरू से लेकर के, जब से इतिहास हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तब से लेकर के 750 ईस्वी तक। मध्यकालीन होता है 750 से 1750 ईस्वी तक। ये देखिए, लिखने का मन होता है आप लोग लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। आधुनिक होता है 1750 ईस्वी से जो भी वर्तमान समय चल रहा है तब तक के लिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस का कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि यही जो व्यक्ति है सबसे पहले हिस्ट्री का कोई बुक लिखा था, हिस्ट्रीज नाम से। ठीक है, तो रोमन का राजा जो था उस समय का, उसको इतिहास का पिता बोल दिया कि तुम ही है इतिहास का जनक। और संस्कृत में इसका नाम हरिदत्त था, ऐसा माना जाता है। संस्कृत में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका नाम क्या लिखते हैं, हरिदत्त लिखते हैं, हेरोडोटस को। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे। यानी कि जो पहला चैप्टर होता है ना, वो इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है कि हम लोग जो इस बुक में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चूँकि हम लोग आधुनिक काल पढ़ने वाले हैं, 7 में हम लोग मध्यकालीन पढ़े थे, 6 में प्राचीन पढ़े थे, और 8 में हम लोग को आधुनिक पढ़ना है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि आधुनिक काल में कैसे अंग्रेजों ने हम लोगों पर कब्जा कर लिया, कैसे, क्या घटना घटा उसके पीछे, क्या कारण था कि अंग्रेज आया और हम लोग पर राज किया लगभग 200 साल तक। तब जाके हम लोग को 1947 में आज़ादी मिला। तब से हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं, हमारा अपना संविधान है, हम लोग अपना खुद सरकार चुनते हैं। लेकिन उससे पहले घटना क्या हुआ था तो हम लोग थोड़ा समझते हैं। अगर आपके दिमाग में वर्ल्ड का मैप हो, एक मिनट, फिलहाल मेरे सामने कुछ नहीं है, एक मिनट बताते हैं। तो जो यूरोप का समाज था ना, वो बहुत पिछड़ा हुआ था। यूरोप का जो समाज था पहले के समय में बहुत पिछड़ा हुआ था। वहाँ पे अंधविश्वास भरा हुआ था। लोगों के ऊपर ना चर्च, पादरी, ये लोग शासन करते थे, उल्लू बना के रखते थे लोगों को। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ना जागृति पैदा हुआ, लोग ना वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक लोग जन्म लिए, सोचने लगे, वो लोग उसके ऊपर सवाल करने लगे चर्च पे। ठीक है, और मध्यकाल में क्या हो गया था, कागज़ का भी आविष्कार हो गया था, तो कागज़ जब छपने लगा तो लोग जब उससे प्रश्न करता था तो लोग उससे पूछता था कि इसमें तो बाइबल में कुछ लिखा ही नहीं जो तुम बताता है। तो इस तरह का उस समय एक बदलाव होने लगा लोगों में। ठीक है, यानी लोग जो है अब उसका बात आँख बंद करके विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, अब लोग खुद से उस पढ़ते थे, खुद से रिसर्च करते थे, तब जानकारी जो ले मिलता था उनको, उसको लोग मानने लगे। तो यूरोप में इस काल को ना पुनर्जागरण का काल कहते हैं। यानी जो लोग हैं, लोगों में जागरण आ गया, लोग जग गया, लगता था लोग सोया हुआ है, अब जग गया, वैचारिक रूप से जग गया। यानी लोग जो है कोई भी चीज़ को फैक्ट के आधार पर सोचने लगे कि जो सच जानकारी है और कुछ भी जानकारी है तो उसको हम लोग खुद से रिसर्च करेंगे, खुद से प्रयोग करेंगे।
खुद से जानेंगे, इसको हम लोग वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। इसी सोच को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। यानी लोगों में वैज्ञानिक पद्धति जन्म लेने लगा, ठीक है। तो इस वैज्ञानिक पद्धति जन्म लेने लगा लोगों में, लोगों का सोच बदलने लगा। तो यूरोप के इस काल को हम लोग कहते हैं पुनर्जागरण, जो इसका हम आगे लिखे हैं यहाँ पे। इसकी शुरुआत जो है यूरोप में से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है यूरोप में सबसे पहले पुनर्जागरण आया, लेकिन लोगों को क्या पता था कि इंडिया में सबसे पहले प्राचीन काल में पुनर्जागरण आ गया था। इस समय जो ये लोग बताता है कि धरती जो है ये स्थिर नहीं है, सूरज स्थिर है, धरती सूरज का चक्कर काट रहा है, धरती गोल है, ये सब जानकारी तो हमारे इतिहास से बहुत पहले से 2000 साल पहले, 1800 साल पहले दे दिया जा चुका था। लेकिन हम लोग का ग्रंथ जो है विदेशी के आक्रमण इस सब के कारण जो है सब नष्ट हो गया था, या फिर कुछ था भी तो उतना अध्ययन का सुविधा नहीं था, ठीक है। लेकिन चलो ये लोग मानते हैं तो हम लोग भी मान लेते हैं कि पुनर्जागरण का शुरुआत इन्हीं के यहाँ से हुआ था। लोग वैज्ञानिक तरीके से सोचने लगे थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ, जब पुनर्जागरण हुआ तो लोगों में ना कुछ जानने का इच्छा जाहिर होने लगता है, नहीं है कि हाँ प्रश्न आने लगता है कि समुद्र में पहले वो लोग जाने से डरता था कि धरती चपटा है या गिर जाएंगे। लेकिन जब लोग का सोच बदलने लगा तो लोग ना खोज यात्रा करने लगा, ठीक है, यानी खोजने लगा जगह, नया नया जगह। और एक कारण यह भी था खोजने का कि उस समय ना जहाँ से व्यापार होता था भारत से यूरोप के बीच में, उसमें मुसलमानों का कब्जा हो गया, तो उसको ना व्यापार करने में दिक्कत हो रहा था। इसलिए भी वो लोग खोज करना शुरू कर दिया एक वैकल्पिक रास्ता का, जिससे वो लोग भारत से व्यापार कर सके, ठीक है। तो एक कोलंबस नाम का व्यक्ति था, 1498 ईस्वी में, नहीं 1492 ईस्वी में ये इंडिया खोजने निकला, 1492 ईस्वी में। लेकिन ये गलती से पहुंच गया अमेरिका, तो यानी कि खोज करने निकला इंडिया का, लेकिन खोज लिया अमेरिका। अमेरिका ही लोग के लिए नया था, अमेरिका के बारे में लोग नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। फिर आया 1492 में, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, 92 कन्फ्यूज हो रहा है, 1498 में आया वास्को डी गामा, और ये जो है भारत का खोज कर लिया। अब जब भारत का खोज कर लिया, जब भारत आया तो भारत में इसको पहुंचा ये कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा केरल के। ये देखिए, अगर थोड़ा सा आपको समझ दिखाई दे तो समझिएगा। ये है एशिया, यहाँ पे ये है यूरोप, ये वाला पार्ट इधर, ये अफ्रीका है, और यहीं से यूरोप है। ये जो यूरोप से इधर से अमेरिका इधर है, अमेरिका इधर चला गया है, तो अमेरिका खोज इधर कोलंबस करने चला गया था, जाना था इसको इधर, चला गया इधर, पूरब जाना था पश्चिम चला गया। लेकिन वास्को डी गामा इधर से यहाँ पे आया, केप ऑफ गुड होप नाम है इसका, और यहाँ से फिर इंडिया पहुँचा, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा था कालीकट में बंदरगाह में, जमोरिन, वो उसका खूब स्वागत किया, ठीक है। और जब वापस वो गया ना, तो जब वापस वो गया वहाँ अपने देश में, तो यहाँ से बहुत सारा मसाला वसाला और सामान सब लेके गया, ठीक है। तो उसको जब वहाँ जाके बेचा तो 60 गुना फ़ायदा हुआ। यानी कि ये जो रास्ता है ना, यहाँ से आने जाने में उस समय ना लगभग 1 साल लगता होगा, ठीक है, और फिर भी उसको 60 गुना फ़ायदा हुआ। तो यूरोप वाला का तो दिमाग हिल गया कि अरे अब हम बेकार इसके पीछे में पड़े हुए हैं, अब हम लोग चलते हैं इधर से ही व्यापार करने। और पूरे यूरोप में व्यापार करने का क्या हो गया, होड़ मच गया, सारा लोग इधर आने लगा व्यापार करने। और व्यापार करने के बहाने ये लोग जो भारत पर कब्जा करने लगा, लेकिन उसमें सफल हुआ कौन, अंग्रेज। सब हार गया, और सब जो यूरोप का और सब देश था, और अलग अलग जगह पे कब्जा किया, कोई अफ्रीका में, कोई इंडोनेशिया, मलेशिया, इस सब जगह पे। लेकिन इंडिया में सफल हो पाया कौन, अंग्रेज। और ये लगभग 200 सालों तक भारत पे राज किया था, ठीक है। तो अंग्रेज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, अंग्रेज आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। और आया, और वहाँ से वहाँ का जो महारानी थी उससे 15 साल के लिए एक चार्टर, मतलब एक आदेश ले लिया कि हम लोग जो है भारत से व्यापार करेंगे, यानी पूर्व से। जो वहाँ का महारानी थी पूर्व से, यानी भारत और इंडोनेशिया सब जगह से व्यापार करने के लिए उसको एक अधिकार दे दिया कि बोलो दूसरा कंपनी नहीं जाएगा, तुम ही जाओ व्यापार करो, ठीक है। इस तरह से लोग व्यापार करने आया और हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कुछ जानकारी नहीं लीजिए अंग्रेज के बारे में, अब हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा घटना जान लेते हैं कि व्यापार हुआ तो उससे क्या हुआ।
जब खोज यात्रा हुआ, जब नया जगह इंडिया खोज लिया, एशिया खोज लिया, एशिया का रास्ता खोज लिया, तो क्या हुआ, उससे व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ा तो व्यापारी जो होता है, व्यापार बढ़ने से क्या होता है, पैसा आता है। तो पैसा आने से ना एक अलग वर्ग बनने लगा, एक अलग तरह का समाज बनने लगा, जिसमें एक होता था पूंजीपति और एक होता था श्रमिक। श्रमिक मतलब मजदूर, पूंजीपति पैसा लगाता था, श्रमिक उसके यहाँ काम करता था, उसको वेतन मिलता था। तो इस तरह का जो व्यवस्था बन जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। यहाँ पे जो उत्पादन होता है उस पर निजी लोग का अधिकार आ जाता है। निजी लोग मतलब प्राइवेट लोग। सरकार होता है जो शासन चलाता है पूरे देश का, या तो वो राजा हो सकता है, या फिर जैसे आजकल इलेक्शन से चुनाव होता है तो वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस समय व्यापार बढ़ने से पूंजीवाद बढ़ा, पूंजीवाद बढ़ा, उपनिवेशवाद बढ़ा, साम्राज्यवाद बढ़ा। इसको मतलब अलग टॉपिक में बांट के थोड़ा सा पढ़ लेंगे। औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति का मतलब है जब व्यापार बढ़ रहा था तो लोगों के पास पैसा आ रहा था, तो बड़ा बड़ा मशीन बन रहा था। जब उत्पादन मशीन से होने लगता है ना, बहुत तेज़ी से, उसी को हम लोग बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। इसका शुरुआत इंग्लैंड से माना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड ही सबसे बड़ा लुटेरा था यूरोप का, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों, कारखानवादी व पूंजीपति का एकमात्र अधिकार होता है। इसमें स्वामित्व कौन होता है, स्वामित्व मतलब जो मालिक होता है वो निजी व्यक्ति होता है, सरकार नहीं होता है। इसमें पूंजीवाद किस तरह की व्यवस्था है, तो पूंजीवाद पूंजी से पूंजी बनाने की व्यवस्था, यानी पैसा कमाने की व्यवस्था है, ऐसे समझ लीजिए। इसके कारण दो नए वर्ग उदय हुआ, बताए थे, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति जो सामान का मालिक होता है, जो उत्पादन कमाता है, कोई वस्तु बनाता है, उसका मालिक होता है, और उस पर जो फायदा मिलता है वो कमाता है। श्रमिक कौन होता है, तो उसके यहाँ जो काम करता है वो मजदूर, वही श्रमिक होता है, उसको वेतन मिलता है। औद्योगिक क्रांति बता दिए, इसका शुरुआत इंग्लैंड से हुआ है। जब व्यापार में मशीनीकरण आने लगता है ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं औद्योगिक क्रांति, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद क्या है, तो सैनिक अथवा अन्य किसी भी तरीके से किसी विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। और इसको सिंपल समझे तो जैसे कोई देश है, किसी देश पर किसी भी तरह से कब्जा कर ले और उस पर अपना अधिकार जमाए, वही क्या है, साम्राज्यवाद है। जैसे इंग्लैंड हम लोग पर कब्जा किया, तो इंग्लैंड क्या कर रहा है, साम्राज्यवाद कर रहा है, यानी अपना साम्राज्य फैला रहा है। साम्राज्य को फैलाना सबसे आसान शब्द है, साम्राज्य को फैलाना साम्राज्यवाद, ठीक है। अर्थात उपनिवेशवाद समझते हैं। तो साम्राज्यवाद के द्वारा शासित देश, यानी वैसा देश जो साम्राज्यवाद के अधीन शासित है, यानी जिसको ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। जैसे इंग्लैंड के द्वारा हम लोग पर कब्जा किया गया, तो वैसे देश को कहा जाता है उपनिवेश। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि साम्राज्यवाद के द्वारा जो शासित देश होता है उसी को हम लोग कॉलोनी या फिर उपनिवेश बोलते हैं, इंग्लिश में कॉलोनी बोलते हैं। जैसे भारत इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था। इस प्रकार अन्य देशों को कब्जा करना, उनका शोषण करना, यही सब क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो उपनिवेशवाद से तंग आके ही अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। उपनिवेशवाद से नहीं, सॉरी, उपनिवेशवाद से तंग होकर तो अमेरिकी क्रांति हुई थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति का कुछ और कारण था। लेकिन दोनों जो क्रांति हुआ था ना, उसका मेन मुद्दा था स्वतंत्रता, समानता, और लोगों के अंदर अपने अधिकार के लिए, अपने जीवन में, जैसे कोई लोग जन्म लेता है तो उसके जीवन का कुछ अधिकार है, उसको जैसे आज़ादी से रहने का अधिकार है, कुछ भी बोलने का अधिकार है, अपना धर्म मानने का अधिकार, इस तरह का अधिकार लोगों को जन्म से ही मिलना चाहिए। तो इस तरह का अधिकार का इसमें, इस तरह की स्वतंत्रता का वहाँ पे अमेरिका में और फ्रांस में चर्चा होने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रांति हो गया, ठीक है। क्रांति का मतलब होता है एकाएक बदलाव। लोग एकाएक इस तरह का बदलाव चाहता था, आज़ादी चाहता था, समानता चाहता था, भेदभाव नहीं चाहता था। क्योंकि इस समय समाज जो था भेदभाव वाला समाज था, बड़ा छोटा, ऊंच नीच, है ना, अमीर गरीब वाला समाज था। लोग इस तरह का क्रांति करके समानता चाहता था। राष्ट्रवाद का भावना बन रहा था लोगों में कि हमारा देश अमेरिका है, वो बोलता था हमारा देश फ्रांस है, हम लोग यहाँ का नागरिक है, हम लोग पर हम ही लोग शासन करेंगे, कोई तानाशाह आकर शासन नहीं कर सकता है। इस तरह का क्रांति हुआ। अमेरिका इसमें जीत भी गया, अमेरिका हरा दिया इंग्लैंड को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो इंडिया जैसे देशों में भी लोगों के मन में भी आया कि हम लोग भी जीत सकते हैं, हम लोग भी अंग्रेज को हरा सकते हैं, हम लोग भी उसको भगा सकते हैं। तो इससे प्रेरणा मिला वैसे उपनिवेश को जो अंग्रेज या फिर किसी भी यूरोपीय देश के कब्जा में थे, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है आधुनिक काल एवं हमारा देश।
अत्याचार और शोषण के खिलाफ हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है, उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करें। तो अगर आपको मन हो तो आप हल कर सकते हैं, अगर आप बोले तो हम बता देते हैं 2 मिनट में क्या है। तो अत्याचार या शोषण के खिलाफ हमारे देश में जो सरकार है वो किस तरह का सरकार है। फिलहाल तो हम लोग को लोकतांत्रिक सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकार जो होता है लोगों के भलाई के लिए होता है, यानी लोगों के कल्याण के लिए होता है, ठीक है। और जो हमारा लोकतांत्रिक सरकार है इस संविधान के अनुसार चलता है। संविधान समझिए एक किताब है, नियम का किताब है, ठीक है, जिसमें नियम लिखा होता है, कानून लिखा होता है कि देश हमारा कैसे चलेगा, उसी के आधार पर चलता है। तो उसी में एक चैप्टर 4 समझ लीजिए एक तरह से, उसमें लिखा है नीति निर्देशक सिद्धांत। उसमें सरकार को निर्देश दिया गया कि तुम ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, लोगों के भलाई के लिए ये काम करो, ठीक है। यानी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो सरकार को निर्देश देता है कि तुम इस तरह से काम कर सकते हो लोगों के भलाई के लिए, ठीक है। बस इतना ही और कुछ नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक काल एवं हमारा देश। हम बताए हैं यूरोपियों का आगमन हुआ, यानी यूरोप के लोग आने लगा, लेकिन इसमें अधिकार किसका हो गया, अंग्रेज का हो गया, बताए थे पीछे, ठीक है। उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है एक टॉपिक कि 1817 ईस्वी में देखा गया स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल क्या किया है ने 3 खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, ठीक है, कोई किताब लिखा था, का इतिहास लिखा, यहाँ पे छूट गया लिखा, भारत का इतिहास लिखा, ठीक है। इस पुस्तक में क्या किया उसने, तो इसने इस किताब में कालखंडों को, यानी जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं कैसे बांटे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, लेकिन ये जो है बांटा था कैसे, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है, और के रूप में बांटा था। इसका मानना था कि ब्रिटिश से पहले भारत पर हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का वर्चस्व था। भारत के लोग पिछड़े और सभ्य थे और इनका कल्याण अंग्रेजी शासन ही कर सकती थी। बताते हैं इसका मतलब, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को इस तरह के कालखंडों में बांटना बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। आगे क्वेश्चन भी है जिसका आंसर यही है, लिख सकते हैं हम लोग। इतिहास सिर्फ एक शासक या एक तरह के लोगों से नहीं बनता, बल्कि समाज के सभी लोगों को एक साथ मिलाकर चलने से बनता है, ठीक है। इसके साथ ही वह लोगों के अंदर हीन भावना पैदा करना चाहता था ताकि वे अंग्रेजों को अपना उद्धारक समझे, जिससे अंग्रेजों को शासन करने में सुविधा हो। कहने का मतलब ये जो जेम्स मिल था, ये जो इतिहास को इस तरह से बांटा, इसका एक ही मकसद था, इसका मकसद था लोगों के मन में हीन भावना पैदा करना। जैसे कि होता है ना, किसी को छोटा छोटा दिखाना, जब लोग छोटा अपने आप को महसूस करता है तो अपने से बड़ा को देखता है, उसका नकल करना चाहता है, ठीक है। तो यही करने आया था ताकि लोग अपने आप को हीन समझे, छोटा समझे, और अंग्रेज को उस पर शासन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया कि इतिहास को हम लोग अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, चर्चा कीजिए। तो कर सकते हैं, क्यों करते हैं, तो अध्ययन की सुविधा के लिए करते हैं, कुछ खास बात नहीं है इसमें। आगे हम लोग का है टॉपिक इतिहास को जानना या फिर ऐतिहासिक स्रोत, यानी इतिहास को हम लोग कैसे जानते हैं। इतिहास को जानने के लिए किसी न किसी चीज़ का, तो जैसे कल का बारे में हमको कुछ जानना हो, कल के बारे में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत साल पहले का बात है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको जानने के लिए हम लोग पुराना किताब देख सकते हैं, कोई पत्थर मिल जाए, उस पर कुछ लिखा हुआ मिल जाए, अभिलेख मिल जाए, तो इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं तो आधुनिक इतिहास में मुख्य रूप से हम लोग को क्या मिलेगा, इसमें तो कागज़ का भी आविष्कार हो चुका है, छापा खाना यहाँ यानी कि जहाँ पे कागज़ का छपाई होता है वो भी हो चुका है। तो इस समय हम लोग पुस्तक अधिक मात्रा में मिलेगा, या फिर किसी सरकारी रिपोर्ट मिल सकता है, जैसे दिखा है ना, कोई भी दस्तावेज हो गया, सरकारी दस्तावेज हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है, जैसे CID का रिपोर्ट, पुलिस का रिपोर्ट, सरकारी कार्यालयों का रिपोर्ट, जैसे ऑफिस है, IAS IPS लोग काम करता है ना, उस तरह से मान लीजिए। तो लोग अपना ऑफिस में भी कुछ रिकॉर्ड रखता है, पहले होता था रिकॉर्ड रूम, तो उसमें लोग रखता है, तो उसका रिकॉर्ड से हम लोग जान सकते हैं, कुछ अखबार से जान सकते हैं, पुराना अखबार, डायरी, पत्र, पुस्तक आदि। आप अपना बुक खोलिएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा बहुत सारा, जैसे कि आपको दिखाई नहीं देता है, ये देखिए पुराना, ये देखिए पुराना अखबार है, इसमें लिखा है क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू इन बिहार। बिहार में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ बिहार में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। ये देखिए महात्मा गांधी का जानकारी दिया है। ये देखिए पहले लोग हाथ से भी अखबार लिख देते थे, यही है हमारा। ये देखिए एक चिट्ठी है, वायसराय के नाम गांधी जी का पत्र, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा किसी चीज़ के बारे में, कानून को भंग करने के बारे में। तो इन सब स्रोतों का इस्तेमाल करके हम लोग इतिहास को लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक।
ठीक है। या फिर विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण हो सकता है, जैसे कि जनगणना हो गया, जैसे कि वन सर्वेक्षण हो गया। इस तरह का सर्वेक्षण से भी हम लोग जान सकते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, बहुत सारा अखबार होता है ना कि इंटरव्यू लेता है लोगों का, तो उन लोगों के इंटरव्यू, उनका भाषण, इनसे भी हम लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं इतिहास को। ठीक है। तो एक टॉपिक है भारत में जनगणना। तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था। उसमें वायसराय जो था मेयो था, मेयो। ठीक है। लेकिन जो वैज्ञानिक तरीके से, तो इसमें थोड़ा अवैज्ञानिक मतलब उतना सत्यता नहीं है इसमें, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से जो हुआ था 1881 में हुआ था। और इस समय अगर जानना हो तो रिपन था वायसराय। एक और जानकारी है, ले लीजिए, कोई खास जानकारी नहीं है। करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 ईस्वी से शुरू हुआ। ठीक है। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह था जिसका फोटो खींचा गया था। और कोई भारत में कोई बादशाह था अंतिम रूप से, तो वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था जिसका फोटो खींचा गया था। नहीं, इससे पहले किसी भी राजा का फोटो नहीं है, चित्र है, फोटो नहीं है। ठीक है। तो हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और आएगा प्रश्न उत्तर है, लोग देख लेते हैं, इसी वीडियो में ही ख़त्म हो जाएगा। एक मिनट, ये देखिए, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये हमारा खाली स्थान वाला है, दिखाई दे रहा है। रिक्त स्थानों को भरिए। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक, तो पूंजीपति क्या करेगा, मुनाफा कमाना चाहेगा, तो मुनाफा कमाना। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। लोगों का सोच बदलने लगा था, याद है। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो औद्योगिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिकरण या फिर औद्योगिकरण। अच्छा, यह क्रांति लिखा हुआ था, औद्योगिक क्रांति कहेंगे, औद्योगिक क्रांति। अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तो अभिलेखागार में। समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन होते रहते हैं, यानी जैसे जैसे समय बदलता है, हो सकता है कि किसी देश में कोई कब्जा कर ले, कोई देश हार जाए, तो इस तरह से भौगोलिक मतलब उसका जो बाउंड्री होता है ज़मीन पे, वो बदलते रहता है। ठीक है। सही और गलत बताना है। तो वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। बिल्कुल सही बात है। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, यही होता है, क्वेश्चन करना, खुद से रिसर्च करना और तब उसका आंसर प्राप्त करना, किसी के बात आंख मूंद के विश्वास नहीं करना। ठीक है। आगे है, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना उचित था, बिल्कुल नहीं था, गलत था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी। जब आज़ाद हो गया तो लोग आज़ादी ही इसीलिए चाह रहा था कि उन लोग का शासन, खुद का शासन हो, कोई दूसरा उस पर शासन न करे, स्वतंत्रता मिले उन लोग को जीने का। इसलिए ये गलत है, इस सही होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। तो ये गलत है। ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक स्रोतों से आम आदमी को भी जानकारी मिलती है। ठीक। आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही है, नहीं है, ऐसा नहीं है। आज़ादी से पहले पाकिस्तान हमारे इंडिया में था, अभी है, नहीं है। तो दोस्तों, समय के साथ भौगोलिक सीमा बदलता रहता है। अब हमारा प्रश्न, आइए विचार करें, तो इसको हम लोग देखते हैं कॉपी में। मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फ़र्क पाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ज़्यादा समय हो गया तो हम बस पढ़ेंगे। मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में मुख्य अंतर उसकी उपलब्धता का है। जैसे मध्यकाल में छापाखाना नहीं होता था, दस्तावेजों की प्रतियां लोग अपने हाथ से ही बनाते थे, लेकिन आधुनिक काल में छापाखाना की वजह से प्रतियां अधिक मात्रा में बनी। साथ ही मध्यकाल में दस्तावेजों का संरक्षण ठीक से नहीं हुआ, लेकिन आधुनिक काल में रिकॉर्ड रूम के माध्यम से इनका संरक्षण भी हुआ। कहने का मतलब है कि मध्यकाल में क्या था, कागज़ का आविष्कार तो हो गया था, लेकिन लोग हाथ से लिखते थे, छपाई नहीं होता था। तो बुक है, बहुत सारा बुक है अवेलेबल, लेकिन सीमित है। आधुनिक काल में इसका संख्या बढ़ गया है। और आधुनिक काल में क्या है, प्रिंटर बन गया बड़ा बड़ा, तो इसमें छपाई होता था बुक का, अखबार का। ठीक। और उसके साथ साथ सरकारी रिकॉर्ड रूम भी होता था जिसमें कोई दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता था। तो मुख्य अंतर यही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा, उससे आप सहमत है, पहले बोले हैं, क्वेश्चन आएगा। देखिए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसका मानना था कि ब्रिटिश से पहले भारत में हिंदू और मुस्लिम का वर्चस्व बताया था। इसको पढ़ेंगे सिर्फ। जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को इस तरह बांटना बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि इतिहास सिर्फ एक शासक या एक तरह के लोगों से नहीं बनता है, बल्कि समाज के सभी लोगों को एक साथ मिलाकर चलने से बनता है। ठीक है। सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहाँ कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन है। सरकारी दस्तावेजों को हम अभिलेखागार, म्यूजियम, सरकारी रिकॉर्ड रूम आदि में सुरक्षित रख सकते हैं। और वर्तमान समय का बात करें तो देखिए, डिजिटल हो गया दुनिया,
तो हम लोग इसको क्या इंटरनेट के माध्यम से भी सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल अपलोड कर दीजिए इंटरनेट पे, सुरक्षित रहेगा। यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए? तो यूरोप में जो परिवर्तन हुआ मुख्य रूप से किसकी वजह से हुआ था? पुनर्जागरण की वजह से। जो खोज यात्राएं बढ़ी, जिससे व्यापार बढ़ा, है ना। यहाँ यूरोप में हुए परिवर्तन मुख्य रूप से क्या? पुनर्जागरण की वजह से खोज यात्राएं बढ़ी, जिससे व्यापार बढ़ा। आगे चलकर पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति हुई, एक व्यापारी वर्ग का विकास हुआ और सामंती व्यवस्था का अंत। फ्रांस और अमेरिका में हुई क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रीयता जैसी भावना को विकास किया। इन सभी परिवर्तनों ने आधुनिक काल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। धन्यवाद।